हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है रिलेटेड टू एक्सरसाइज ऑफ फर्स्ट लेसन साइंस 1। काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इसके रिलेटेड एक एक्सरसाइज वाला वीडियो डालिए, सो हियर इट इज़। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है मैंने एक्सरसाइज के ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, जैसे आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह जो है उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप चेक कर लीजिए। उसके अलावा जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं भी आपको इस वीडियो के माध्यम से शो कर दूंगा, जिसके आप स्नैपशॉट्स लेके उसको इजीली आपके पास नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आपके एक्सरसाइज में सेकंड इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट? विल द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी सेम एज देयर वैल्यूज ऑन मार्स एंड व्हाई? तो इसका काफ़ी सिंपल सा आंसर है जो कि अब हम देखेंगे। तो ये दिया हुआ है आपका डिफरेंस जो है मास और वेट के बीच। पहला पॉइंट हमने लिखा है द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये सिंपल डेफिनेशन हमने दी है। उधर वेट की डेफिनेशन है फोर्स विद विच प्लैनेट अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमें पता है कि मास को डिनोट किया जाता है m से, जो कि वैल्यू होती है उसकी इनर्शिया की, और वेट को डिनोट किया जाता है W से, जिसका फॉर्मूला है m इंटू जी, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास का ऐसा यूनिट है kg और न्यूटन है ऐसा यूनिट वेट के लिए। मास एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसको किसी भी प्रकार के डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, और जो वेट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि आपको फोर्स से रिलेट करता है वेट, और अगर फोर्स से रिलेट करेगा तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। उसके अलावा जो मास होता है वो आप किसी भी प्लैनेट पे जाओ हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इट इज़ कांस्टेंट एवरीवेयर। और उसी जगह पे अगर आप वेट को लोगे तो वेट की वैल्यू वो अकॉर्डिंग टू प्लैनेट चेंज होती है, क्योंकि जी की वैल्यू हर प्लैनेट के लिए अलग अलग होगी। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि जो वेट मास एंड वेट जो होता है अर्थ के ऊपर वही सेम रहेगा क्या मार्स के लिए भी? तो ये क्वेश्चन पूछा था, तो उसका भी आंसर यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं, जो मास होता है वो तो ठीक है सेम रहेगा, और जो वेट की वैल्यू होती है वो हमेशा सेम नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वेट जो है वो डिपेंड करता है जी के ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर, और उसकी वैल्यू तो हमेशा चेंज होगी अकॉर्डिंग टू प्लैनेट, और उसी के कारण जो आपकी जी की वैल्यू है, वेट की वैल्यू है, वो चेंज होगी, बट मास हमेशा आपका कांस्टेंट रहेगा। आई होप आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर फ्री फॉल्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एस्केप वेलोसिटी एंड सेंट्रिपिटल फोर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी फ्री फॉल। हियर I have given some notes regarding free fall. फ्री फॉल आपको जैसे पता ही होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप अर्थ के ऊपर छोड़ देते हो फ्रॉम सम हाइट, तो उस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने ग्रेविटेशनल पुल के कारण अपने ओर खींच लेती है, और उसी के कारण वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपके अर्थ की तरफ आ जाता है। पर क्योंकि आप जो ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो वो ऑब्जेक्ट है हवा के अंदर, हवा से उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, एयर से ट्रैवल करना पड़ेगा, और क्योंकि एयर जो है वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, और उसी फ्रिक्शन के कारण आपका जो ऑब्जेक्ट है वो उस गति से अपनी अर्थ की तरफ नहीं आ पाएगा जितना कि हेवी ऑब्जेक्ट आएगा। मतलब कि आप हेवी ऑब्जेक्ट को, और अगर एक हल्के ऑब्जेक्ट को फेंकते हो तो हेवी ऑब्जेक्ट बहुत तेज़ी से अपनी अर्थ की ओर आएगा, और जो हल्का ऑब्जेक्ट है वो उतनी तेज़ी से अपनी अर्थ की ओर नहीं आ पाएगा, जबकि दोनों के ऊपर फोर्स जो है वो अर्थ से सेम ही अप्लाई हो रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? तो बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस एंड बायोंट फोर्स। तो ये बायोंट फोर्स क्या होता है? बायोंट फोर्स इज अ काइंड ऑफ फोर्स विच अप्लाइड बाय एन फ्लूइड। जो भी आपका फ्लूइड होता है, फ्लूइड मतलब कि एयर, मतलब कि गैसेस और लिक्विड जो भी है ये फ्लूइड होता है। तो ये हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने अंदर डूबने नहीं देते, वो उसको हवा के अंदर यानी ऊपर तरंगने का या ऊपर भेजने की कोशिश करते हैं, और उसी के कारण उसको हम कहते हैं बायोंट फोर्स। तो इस बायोंट फोर्स के कारण और एयर रेजिस्टेंस के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की तरफ
आने से पहले उसको रोका जाएगा। तो वही है फ्री फॉल। तो फ्री फॉल आपको कहाँ पे मिल सकता है? तो फ्री फॉल आपको मिल सकता है किसी वैक्यूम के अंदर। अगर आप वैक्यूम के अंदर दो ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकोगे तो उसका मास का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास कम रहे ज़्यादा रहे, वो ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से आपकी अर्थ के ऊपर आएगा। ओके, तो ये हो गया आपका फ्री फॉल। फॉल के बाद जो उन्होंने टॉपिक दिया है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आप इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हो, द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें आपकी ग्रेविटी की वैल्यू भी मैंने दी है, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड। और जैसे कि दिया है कि g का जो वैल्यू होता है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। उसके बाद इसके अंदर एक और ऐड कर सकते हो टॉपिक, जैसे कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। काफ़ी इजी है, आप इजी वे में इसको इजीली समझ सकते हो। क्योंकि आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो आपको पता ही है, F अपॉन m। उसमें अगर F की वैल्यू gmm अपॉन आर स्क्वायर आप अगर पुट डाउन कर दोगे तो आपको A की वैल्यू मिल जाएगी gm अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें कि g जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है हमेशा सेम रहेगा, m जो कि मास ऑफ अर्थ है वो भी हमेशा सेम रहेगा, और r की वैल्यू जो वेरी होगी और उसके अलावा उसके कारण ही आपका g भी वेरी होगा फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट। या फिर आप अर्थ के ऊपर भी अगर मूव करते हो, अगर अर्थ से दूर जाते हो या अर्थ के अंदर आते हो तो उस केस में भी आपकी वैल्यू जो है वो वेरी करेगी जी के लिए। ओके, उसके बाद उन्होंने पूछा था इसके वेलोसिटी क्या होता है। द लोवेस्ट वेलोसिटी विद द बॉडी विच मस्ट हैव इन ऑर्डर टू एस्केप द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ प्लैनेट इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर अर्थ से आपको बाहर जाना है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, अर्थ के ऊपर से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाके वापस अर्थ पे आ जाता है। पर कभी ऐसा हो सकता है क्या कि आपने जो फोर्स अप्लाई किया वो इतना ज़्यादा हो कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे भी बाहर निकल जाए और इन्फिनिटी पे जाके पहुँचे। तो उस तरह का जो फोर्स होगा, उस फोर्स के कारण जो वेलोसिटी आपको मिलेगी उस वेलोसिटी को आप बोल सकते हो एस्केप वेलोसिटी। इसमें और भी कुछ पॉइंट्स अपन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन के आंसर में आप कुछ पॉइंट्स जो है आपके बुक में से भी ऐड कर सकते हो। जैसे आपको सबसे पहले लिखना होगा, इफ यू थ्रो एन बॉल अवे फ्रॉम आवर अर्थ, ये आपको पहले लिखना है, और उसके बाद में फिर आप जो मैंने टिक मार्क करके दिया हुआ है वो पॉइंट लिख सकते हो। इफ यू कीप इंक्रीजिंग द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल it will reach larger and larger heights, and above a particular value of initial velocity of a ball, the ball is able to overcome the downward pull by the earth and can escape the earth forever and will not fall back on the earth. This velocity is called as escape velocity. उसके बाद जो मैंने नीचे टिक मार्क किया गया है, this means that for the object to be free from gravity of the earth, it has to reach infinite distance from the earth. That is, the object will come to rest at an finite distance and will stay there. ठीक है, तो इतना आप उसके अंदर लिख सकते हो और उसी को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। उसके बाद का जो उन्होंने पॉइंट दिया है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दिया है आपको, अ फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट के राउंड में सर्कुलर शेप में रोटेट करता है तो उस केस में उसका पाथ सर्कुलर होता है और जो फोर्स एक्ट होता रहता है वो एक्ट होता है टुवर्ड्स द सेंटर। तो वो जो फोर्स है उसी को हम बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उसमें और भी कुछ पॉइंट्स हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं। जो सन है वो अर्थ के आजू बाजू रोटेट करता है इन अ सर्कुलर पाथ, तो उस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फोर्स कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो एक्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखोगे इन केस ऑफ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही एक्ट कर रहा है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसे। ठीक है, उसके बाद जो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो है राइट द 3 लॉज गिवन बाय केपलर एंड हाउ डिड दे हेल्प न्यूटन टू अराइव एट इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी।
तो देखते हैं अभी इसका भी आंसर। ये जो क्वेश्चन है उसको आप थोड़ा सा अगर डायग्रामेटिकली लिखोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये आप लिख सकते हो केपलर्स का फर्स्ट लॉ, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। अभी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता रहूँगा इसको, क्योंकि बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी और आपको फिर काफ़ी दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी भी काफ़ी वीडियोस डाले हुए हैं केपलर्स लॉ में, वो आप वहाँ से उसको देख सकते हो। ये हो गया केपलर का फर्स्ट लॉ। उसके बाद ये दिया है आपको केपलर्स का सेकंड लॉ। तो इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो, कुछ पॉइंट्स इसमें से स्किप करके। उसके बाद ये दिया है आपको केपलर्स का थर्ड लॉ। तो आपको सबसे पहले ये तीनों लॉ लिख लेना है और उसके बाद फिर अपन देखेंगे कि न्यूटन को इससे कैसे क्या हेल्प मिली है। तो ये आंसर है वो जो उन्होंने पूछा है कि न्यूटन को किस तरह से हेल्प मिली, तो आप इस तरह से उसको लिख सकते हो। हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होती है वो उसका फॉर्मूला सर्कुलर मोशन के लिए होता है 4π² × r/t²। उसका मीनिंग क्या हो गया कि एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है t² से। और जो केपलर ने बोला है कि t² इनवर्सली t² जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r³ से। और इन दोनों टॉपिक से ऊपर से आप बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻⁻²। और वही अपने न्यूटन ने अपने लॉ में यूज़ किया है। तो उसका मीनिंग क्या हो गया कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ r। और इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन उन्होंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो है अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u reaches a height h before coming down. Show that the time taken to go up is same as the time taken to come down. तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है आपको उन्होंने प्रूव करने के लिए बोला है कि जो एसेंट टाइम होता है, एसेंट टाइम मतलब जो टाइम कोई भी ऑब्जेक्ट लेता है गोइंग फ्रॉम अर्थ टू ए हाइट, उसके कहते हैं हम एसेंट टाइम। और जब कोई ऑब्जेक्ट एक हाइट से आपकी अर्थ की ओर आता है उसको हम कहते हैं डिसेंट टाइम। तो दोनों टाइम सेम होता है, ये आपको प्रूव करने के लिए बोला है। तो देखते हैं किस तरह से प्रूव किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा ज़्यादा लंबा है, पर आपको लिखना पड़ेगा, उतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप उसको समझ लोगे तो काफ़ी इजी है। हमें पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ से ऊपर की ओर जाता है तो अपन ग्रेविटेशन की जो वैल्यू है जी की वैल्यू वो निगेटिव लेते हैं, है ना। तो उसी तरह से इसको यहाँ पे लिया है। और जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर आएगा तब जी की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि वो जा रहा है टुवर्ड्स द फोर्स, है ना। और इस तरह से अगर उसको आप सॉल्व करोगे एसेंट टाइम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी T1 = U/G। और जब फ्री फॉल के लिए मतलब ऊपर से जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तब के लिए आप अगर ढूंढोगे तो वो T2 की वैल्यू भी आएगी आपकी U/G। मतलब कि T1 और T2 दोनों वैल्यू आपकी आ रही है U/G। और उसी के कारण आप बोल सकते हो कि जो T1 है वो इक्वल है T2 के साथ, ठीक है। तो इसे एक बार देख लीजिए। इसको आप पॉज करके आप काफ़ी इजीली लिख सकते हो, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। और अगर ये अच्छे से समझ में नहीं आता है तो वही सब कमेंट करिए, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना के आपको समझा दूंगा किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ओके, ई क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे इस एक्सरसाइज में लिया है। बाद में जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है उसको मैं अलग से अपलोड कर दूंगा, काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है ऑलरेडी। क्वेश्चन में पूछा है इफ द वैल्यू ऑफ जी सडनली बिकम ट्वाइस इट्स वैल्यू इट बिकम्स 2 times मोर डिफिकल्ट टू पुल अ हेवी ऑब्जेक्ट अलोंग द फ्लोर, व्हाई। काफ़ी इजी क्वेश्चन का आंसर है इसका, देख लीजिए। उन्होंने बोला है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी की वैल्यू अगर सडनली डबल हो जाए तो उस केस में क्या होगा। तो हमें पता है कि जी जो है उसकी वैल्यू अगर डबल हो जाए तो वेट की वैल्यू भी डबल हो जाएगी, क्योंकि W = होता है mg। और क्योंकि इस केस में मास तो कांस्टेंट है और जी आपका डबल हो गया तो उसी के कारण W भी डबल हो जाएगा, मतलब वेट डबल हो जाएगा। और अगर वेट डबल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो भी बढ़ेगा और आपको फिर ज़्यादा तकलीफ होगी उस ऑब्जेक्ट को खींचने में। तो इतना सिंपल सा आंसर था इसका, दिया हुआ है आपको यहाँ पे लिख के देख लीजिए। अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आ सकते हैं। और भी आपको अगर किसी टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए होगा तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और ज़रूर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।